जय हिंद। आज हम लोग भारत की जनगणना पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि भारत की जनगणना को बहुत ही डिटेल और अच्छी तरीक़ा से समझने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग भारत की जनगणना को अच्छे तरीके से पढ़ लेते तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हमने जो भारत के जनगणना का कंपाइलेशन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। भारत की जनगणना है, जनगणना का परिचय है, भारत की जनगणना का भारत में क्या इतिहास रहा है, उसके बाद भारत के आंकड़े क्या क्या है जनगणना में। तो इन सब चीज़ों की जनगणना के बारे में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको कहीं भी फिर से भारत की जनगणना को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं, भारत की जनगणना को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है जनगणना का परिचय। जनगणना क्या है? जनगणना किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या से संबंधित जनसंख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह, संकलन, विश्लेषण एवं प्रकाशन है। जनगणना क्या है? तो किसी भी देश की संपूर्ण जनसंख्या से संबंधित जितनी भी जनसंख्या क्या है, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक या शैक्षिक आंकड़ा, ये सब जो डाटा जो इकट्ठा जो किया जाता है इसका संकलन और विश्लेषण एवं प्रकाशन ही क्या है? जनगणना है। सरल शब्दों में समझे तो देश के प्रत्येक व्यक्ति की गिनती, उससे संबंधित जानकारी एकत्र करने की सरकारी प्रक्रिया को जनगणना कहा जाता है। जनगणना में मुख्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति की गिनती और उसके बारे में जानकारी एकत्र की जाती है, तो इसी को जो क्या कहा जाता है? जनगणना कहा जाता है। तो एक बार परिभाषा संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जनगणना की परिभाषा क्या दिया गया है? किसी निश्चित समय पर किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसंख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों का सार्वभौमिक संकलन, विश्लेषण तथा प्रकाशन जनगणना कहलाता है। तो ये किसके द्वारा परिभाषा दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसी निश्चित समय पर किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसंख्यिकीय, सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का सार्वभौमिक संकलन, विश्लेषण तथा प्रकाशन क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। जनगणना के आखिर उद्देश्य क्या क्या है? तो जनगणना के उद्देश्य देख लेते हैं। देश की कुल जनसंख्या ज्ञात करना, विकास योजनाओं का निर्माण, संसाधनों का उचित वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार संबंधी नीतियां बनाना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का आकलन, जनसंख्या वृद्धि एवं प्रवासन का अध्ययन, सामाजिक एवं आर्थिक शोध एवं नीति निर्माण में सहायक। तो हम सब इन जनगणना के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करते हैं। आगे चलते हैं। जनगणना में एकत्र की जाने वाले प्रमुख सूचनाएं क्या क्या है? तो जनगणना में एकत्र की जाने वाले प्रमुख सूचनाएं क्या क्या है? तो कुल जनसंख्या कितनी है, पुरुष एवं महिला जनसंख्या, आयु हो गया, लिंग हो गया, वैवाहिक स्थिति, धर्म, भाषा, शिक्षा, व्यवसाय, साक्षरता, आवास की स्थिति, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या आदि। इन सब चीज़ों को जो है हम लोग एकत्र करते हैं। उसके बाद है भारत में जनगणना का इतिहास क्या है? हम जानने का प्रयास करेंगे भारत में जनगणना की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो किसके काल में हुए थे? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो 1872 में यह जो है असमकालिक जनगणना थी, पूरे देश में एक ही समय पर नहीं हुई थी। यह जो जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में अलग अलग जगहों पर और पूरे देश में नहीं हुई थी। तो अगर पूछा जाए भारत में पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद 1881 आता है। उसके बाद क्या था? 1881। 1881 में पहली नियमित जनगणना होती है। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के शासन
काल में। तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत जो होती है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में होती है, जबकि पहली नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है। पूरे भारत में एक साथ कराई गई। 1881 में जनगणना जो कराई गई थी यह पूरे देश में कराई गई थी। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराने की परंपरा शुरू हुई। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में कराई जाती है। तो याद रखना है, भारत में जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लेकिन दशकीय जो एक नियमित जनगणना जो प्रारंभ हुई यह जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। उसके बाद आता है जनगणना अधिनियम 1948। इस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराने की कानूनी व्यवस्था की गई। जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। व्यक्तिगत जानकारी न्यायालय के साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती। तो जनगणना अधिनियम 1948 में इन बातों का प्रावधान किया गया है। भारत में जनगणना कौन कराता है? गृह मंत्रालय। तो याद रखना, भारत में जनगणना कौन कराता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कराता है? गृह मंत्रालय। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया RGI। तो गृह मंत्रालय के अधीन कौन कार्य करता है? भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। उसके बाद ये जो जनगणना का आयोजन करता है, संचालन एवं आंकड़ों का प्रकाशन करता है। तो याद रखना, भारत में जनगणना किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और गृह मंत्रालय के अंडर में कौन रहता है? भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। इन सब मिलकर जो है ये सब भारत के जनगणना को कराने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। पहली नियमित जनगणना किसके समय हुई? तो लॉर्ड मेयो। पहली जनगणना किसके समय हुई? लॉर्ड मेयो। पहली नियमित जनगणना पूछेगा तो लॉर्ड रिपन। जनगणना कितने वर्ष पर? 10 वर्ष में। जनगणना अधिनियम कब लागू हुआ? 1948 में। जनगणना का संचालन कौन करता है? गृह मंत्रालय। जनगणना कराने वाले प्रमुख संस्था कौन है? RGI, रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो याद रखना है, इन सब तथ्यों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और मैं जितनी बार बोलूँगा शायद आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, आपको उतनी याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब वन लाइनर है, जनगणना पॉपुलेशन सेंसस। पहली जनगणना 1872 में, पहली नियमित 1881 में। हर 10 वर्ष में। जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 में। जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय। प्रमुख संस्था कौन कराते हैं? रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बार बार पूछे जाने वाले तथ्य क्या? पहली जनगणना 1872, पहली नियमित जनगणना 1881, जनगणना अधिनियम आया था 1948 में। हर 10 वर्ष में जनगणना। RGI का कार्य जनगणना के उद्देश्य एवं उपयोग। याद रखना है, जनगणना केवल गिनती नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। आगे है जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण आंकड़े। भारत में जो जनगणना 2011 कराई गई थी, आखिर इसके क्या क्या आंकड़े हैं? इसे कैसे जनगणना कराई गई थी? किसकी जनसंख्या कितनी है? तो जानने का प्रयास करते हैं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो यह शुरुआत का हुआ था? तो 1 मार्च 2011 को। इसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली। तो याद रखना, भारत में जो 2011 में जो जनगणना हुआ था इसकी प्रारंभ हुई थी 1 मार्च 2011 को और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? C चंद्रमौली। भारत की जनसंख्या संरचना। पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो 62.37 करोड़, लगभग 51.54%। उसके बाद महिला जनसंख्या कितनी है? 58.64 करोड़, 48.64% है। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं।
जनसंख्या घनत्व, भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखना, जनसंख्या घनत्व जो है भारत का औसत घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए तो यह बिहार के 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम घनत्व की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखना है, अगर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो मारना है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है यह जो है अरुणाचल प्रदेश की है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर, अगर भारत की कुल साक्षरता दर की बात की जाए तो 74.04% है। तो कुल साक्षरता दर कितनी है, 74.40%। उसके बाद पुरुष साक्षरता कितनी है, 82.14%। और महिला साक्षरता कितनी है, तो 65.46%। पुरुष एवं महिला साक्षरता में लगभग 16.68% का अंतर है। अगर पूछा जाए कि पुरुष एवं महिला साक्षरता में लगभग कितना प्रतिशत का अंतर है, तो 16.68%। तो कुल साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 82.14%। महिला साक्षरता दर कितनी है, 65.46%। उसके बाद है 2011 जनगणना के प्रमुख आंकड़े। कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी, तो 121 करोड़ थी। कितनी थी, 121 करोड़ थी। विश्व में स्थान चीन के बाद था। पुरुष जनसंख्या 62.37 करोड़ था, जबकि महिला जनसंख्या 58.64 करोड़ था। दशकीय वृद्धि बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारत में 2011 में दशकीय वृद्धि कितनी हुई थी, तो 17.64%। जनसंख्या कितनी है भारत की, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है, तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। बाल लिंगानुपात कितना है, तो 919। उसके बाद साक्षरता दर 74.40%, पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%, ग्रामीण जनसंख्या 68.84%, शहरी जनसंख्या 31.16%। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या 2011 क्षेत्र ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 68.84%, शहरी जनसंख्या 31.16%। अगर पूछा जाए भारत में ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है, जबकि शहरी जनसंख्या कितनी 31.16%। भारत की लगभग 2/3 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो यहाँ फिर नीचे में कुल जनसंख्या इतना है, जनसंख्या घनत्व 382 है, लिंगानुपात 943 है, बाल लिंगानुपात याद रखना है 919 है, साक्षरता दर 74.04%। दशकीय वृद्धि कितनी हुई थी, 2001 से 11 के बीच जो हुई थी 17.64% हुई थी। ग्रामीण जनसंख्या 68.84%, शहरी जनसंख्या 31.16%। वन लाइनर में है, यही सब वन लाइनर में भी है जो ऊपर में देखे हैं। उसके बाद आगे है भारतीय जनगणना। राज्यवार जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य है, तो राज्यवार जनगणना में देख लेते हैं। जनसंख्या श्रेणी, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का, तृतीय स्थान बिहार का। न्यूनतम जनसंख्या किसका है, तो सिक्किम का। अगर पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो वे कौन से हो जाएंगे, सिक्किम हो जाएंगे। भारत की लगभग 16.5% जनसंख्या के लिए उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में केवल कितना प्रतिशत, 16.5% निवास करती है। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार की है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। द्वितीय किसकी है? पश्चिम बंगाल की। उसके बाद तृतीय केरल का है। उसके बाद न्यूनतम किसका है? अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना है जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। किसका है? बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। महत्वपूर्ण क्या है? भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। याद रखना है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? तो केरल की है, 93.91%। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की 93.91%। द्वितीय मिजोरम की, तृतीय त्रिपुरा। तो सबसे अधिक साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा हुआ राज्य कौन सा है? तो केरल। सबसे न्यूनतम पढ़ा हुआ लिखा हुआ राज्य तो बिहार है। कौन है? बिहार है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, क्रम में सजाएं, तो सर्वाधिक केरल, केरल के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा। उसके बाद है 4 नंबर में लिंगानुपात, सेक्स रेशियो देख लेते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। द्वितीय लिंगानुपात किसकी है? तमिलनाडु की। तृतीय किसकी है? आंध्र प्रदेश की। न्यूनतम हरियाणा किसकी है? 879 हरियाणा की। याद रखना है सर्वाधिक सेक्स रेशियो जो है वो केरल का है, जबकि न्यूनतम सेक्स रेशियो हरियाणा का केवल और केवल 879 है। 1000 महिलाओं पर 879 पुरुष है। भारत का औसत लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000, जबकि भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। लेकिन हरियाणा में जो है 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। उसके बाद है बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष। सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश। तो बाल लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम बाल लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। तो याद रखना है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम कहाँ पर हो जाएगा? हरियाणा में। शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर रहती है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उसके बाद है अनुसूचित जाति। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है? मिजोरम में है। अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। याद रखना सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछे कि एसटी कहाँ पर है तो सबसे अधिक, तो मिजोरम में है। उसके बाद अनुसूचित जाति एससी। सर्वाधिक एससी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक एससी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है? पंजाब में। अगर एससी की जनसंख्या सर्वाधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रतिशत में यही बात पूछे तो क्या मारना है? पंजाब में। एससी सर्वाधिक प्रतिशत में कहाँ है? पंजाब में। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता केरल। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है? बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश से। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में। उसके बाद है भारत की सभी जनगणनाएं 1872 से 2011 तक में जो हुआ है इसका वर्षवार विशेषताएं देख लेते हैं। सभी की विशेषताएं क्या क्या है? भारत में पहली जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई। इसके बाद 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना कराई जा रही है। महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत में अब तक 15 जनगणनाएं 2011 तक संपन्न हो चुकी है। अब एक बगल से भारत की सभी जनगणनाएं देख लेते हैं 1872 से 2011
1911 तक। 1872 की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय असमकालिक नॉन सिंक्रोनस। उसके बाद पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पूरे भारत में एक साथ। 1891 में तीसरी जनगणना नियमित प्रक्रिया जारी रही। 1901 में चौथी जनगणना जाति आधारित विस्तृत आंकड़े एकत्रित किए गए थे। इसमें जाति आधारित सबसे पहले विस्तृत आंकड़े किसमें एकत्रित किए गए थे? चौथी जनगणना में। पांचवी जनगणना 1911, तो जनसंख्या वृद्धि में कमी का संकेत। 1921 छठे महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष क्यों? क्योंकि यहीं पर एक जो है जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई थी, इसीलिए जो है इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है 1921 ईस्वी में जो है सबसे पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई थी, तो इसीलिए इसको महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। याद रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत बार पूछा जाता है कि महान विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है। तो महान विभाजन वर्ष की बात करें तो महान विभाजन वर्ष 1921 ईस्वी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है 1911 से 21 ईस्वी के बीच में जो है जनसंख्या घनत्व कम हो गया था, इसीलिए इसको जो है महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। उसके बाद है सातवीं जनगणना। सातवीं जनगणना जो हुई थी अंतिम विस्तृत जाति आधारित जनगणना। सबसे विस्तृत जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 से। अंतिम और विस्तृत, इससे पहले कभी नहीं, आज तक भी नहीं हुआ है। अंतिम विस्तृत जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। आठवीं जनगणना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सीमित आंकड़े। उसके बाद नौवीं जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। 10वीं जनगणना वैज्ञानिक एवं आधुनिक पद्धति का उपयोग। उसके बाद 8वीं हो गया, 9 हो गया। उसके बाद 10वीं जनगणना क्या आ जाएगा? वैज्ञानिक एवं आधुनिक पद्धति का उपयोग किसमें किया गया था? 10वीं जनगणना में। 11वीं जनगणना परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान। याद रखना है, परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान किस जनगणना में दिया गया था? तो 11वीं जनगणना में जो है परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान। उसके बाद 1981 ईस्वी में असम में जनगणना नहीं हुई। तो पूछा जाता है किस वर्ष जो है असम में जनगणना नहीं हुई थी? तो 1981 ईस्वी में। उसके बाद 1951 में है 13वीं जनगणना। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण जनगणना नहीं। उसके बाद 2001 में 14वीं जनगणना सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। 2011 में है 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली 7वीं जनगणना। अब एक एक पॉइंट देख लेते हैं। 1900 विशेष वर्ष, जैसे 1921 आया था महान विभाजन वर्ष, पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई, इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। फिर 1951 में स्वतंत्र भारत की पहले जनगणना। विभाजन के बाद पहले जनगणना विकास योजनाओं के लिए आधारभूत आंकड़े प्राप्त हुए। उसके बाद 2011 में है नवीनतम संपन्न जनगणना। भारत की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011। जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारी। रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई जनगणना का संचालन करते हैं। सेंसस कमीशनर जनगणना का समन्वय एवं रिपोर्ट तैयार करते हैं। गृह मंत्रालय संपूर्ण जनगणना का प्रशासनिक नियंत्रण करता है। कौन? गृह मंत्रालय। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। पहली जनगणना 1872 में, पहली नियमित जनगणना 1881 में, जनगणना का अंतराल 10 वर्ष, महान विभाजन वर्ष 1921। याद रखना, महान विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। अंतिम जाति आधारित पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। उसके बाद 1951 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। नवीनतम संपन्न जनगणना 2011। कुल संपन्न जनगणनाएं 2011 तक कितनी हुई है? तो 15 जनगणना हुई है। याद रखना, भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर कराई जाती है। उसके बाद क्यूक रिवीजन टेबल में है पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। पहली नियमित जनगणना 1881। महान विभाजन वर्ष कौन सा? 1921। अंतिम जाति आधारित पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1931 में।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, नवीनतम संपन्न जनगणना कभी 2011 में। जनगणना का अंतराल कितना है? 10 वर्ष। 2011 तक कुल कितनी जनगणनाएं संपन्न है? 15 वर्ष। उसके बाद है जनगणना के प्रमुख सूचकांक। देख लेते हैं जनगणना के प्रमुख सूचकांक क्या क्या है। जनगणना सूचकांक वे मापदंड है जिनके आधार पर किसी देश या राज्य की जनसंख्या की स्थिति, गुणवत्ता एवं विकास का आकलन किया जाता है। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। परिभाषा अब देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व क्या है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा इधर है, 1 किलोमीटर चौड़ा, मतलब इतने क्षेत्र में ये क्या हो गया? 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस क्षेत्र में जितना आदमी रहता है उसी को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सूत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। 2011 के अनुसार भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक बिहार में 1106, न्यूनतम राज्य न्यूनतम किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद लिंगानुपात है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। सूत्र क्या होता है? लिंगानुपात बराबर महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का, न्यूनतम किसका? हरियाणा का। उसके बाद है बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या। याद रखना, बाल लिंगानुपात में पूछा जाता है कि बाल लिंगानुपात में कहाँ से कहाँ तक के वर्ष को शामिल किया जाता है। तो 0 से 6 वर्ष, कितने? 0 से 6 वर्ष तक के बालकों या फिर बालिकाओं की जो है आयु ली जाती है, जिसे बाल लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 919 था। सर्वाधिक किसका था? अरुणाचल प्रदेश का। न्यूनतम किसका था? हरियाणा का था। उसके बाद 4 में साक्षरता दर। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो किसी भाषा में पढ़ और लिख सकता है साक्षर कहलाता है। तो साक्षरता दर में याद रखना कितने वर्ष से अधिक व्यक्ति चाहिए? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का साक्षरता दर में जो है याद रखना है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को शामिल किया जाता है। 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी थी? 74.40%। पुरुष साक्षरता 82.14%। महिला साक्षरता 65.46%। राज्यवार में देख लेते, सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी थी? केरल का था। उसके बाद न्यूनतम किसका था? बिहार का था। किसका था? तो बिहार का था। उसके बाद दशकीय वृद्धि देख लेते हैं। 2 लगातार जनगणनाओं 10 वर्ष की परिभाषा जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। 2 लगातार जनगणनाओं के बीच, तो याद रखना 2 लगातार जनगणनाओं के बीच जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64% थी। जन्म दर क्या है? 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चा क्या है, क्या कहलाता है? तो जन्म दर कहलाता है। उसके बाद है मृत्यु दर। 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या। कुल प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। एक महिला अपने संपूर्ण प्रजनन काल में 15 से 49 वर्ष में औसतन जितने बच्चों को जन्म देते उसे कुल प्रजनन दर कहते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? किसी देश की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए रिप्लेसमेंट लेवल TFR बराबर 2.1 माना जाता है। उसके बाद है शिशु मृत्यु दर। उसके बाद क्या है? शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। परिभाषा क्या है?
तो 1 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में होने वाली मृत्यु, याद रखना है शिशु मृत्यु दर हमेशा 1 वर्ष से कम है। ये सब पूछा जाता है कि कितने वर्ष के बच्चे को शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है, तो 1 वर्ष के कम आयु मृत्यु दर में 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर में याद रखना है 1 वर्ष से कम आयु के 1 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में होने वाली मृत्यु की संख्या। मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रसव या गर्भावस्था से संबंधित कारणों से होने वाले माताओं की मृत्यु की संख्या। 2011 के अनुसार प्रमुख सूचकांक जनसंख्या घनत्व 382, लिंगानुपात 944 प्रति 1000, साक्षरता दर 919, साक्षरता दर 74.44%, पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%, दशकीय वृद्धि दर 17.64%। वन लाइनर सब में भी वही है। उसके बाद आगे है शहरी क्षेत्र। अभी भी शब्दावली बचा हुआ है शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र किसी क्षेत्र की शहरी क्षेत्र माना जाता है यदि वह निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करता है। न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, पुरुष मुख्य कार्यकर्ताओं का कम से कम 70% हो, कृषि के अतिरिक्त कार्यों में लगा हो, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक हो। उपर्युक्त तीनों शर्तें पूरी होने पर क्षेत्र को शहरी माना जाता है। नगर पालिका क्षेत्र स्वतः शहरी क्षेत्र माने जाते हैं। तो याद रखना शहरी क्षेत्र किसको बोलेंगे, न्यूनतम जनसंख्या कितना हो 5000 हो, पुरुष मुख्य कार्यकर्ताओं का कम से कम 75% जो है किसमें लगा हो, कृषि के अतिरिक्त कार्यों में लगा हो। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र है। जो क्षेत्र शहरी क्षेत्र की शर्तों को पूरा नहीं करता उसे ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है। कुछ प्रमुख व्यवसाय तो देख लेते हैं। कुछ प्रमुख व्यवसाय कम जनसंख्या घनत्व, ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासन, ये सब ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद परिवार है, एक या अधिक व्यक्ति जो एक ही घर में रहते हो, एक ही रसोई का उपयोग करते हो, भोजन एवं आवश्यक वस्तुएं साझा करते हो, उसे क्या कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। उन्हें परिवार कहा जाता है। उसके बाद 4 नंबर में है जनगणना गिरी, ऐसी इमारत या भवन जिसे आवास, दुकान, कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, कारखाना आदि किसी भी उद्देश्य से उपयोग किया जाता है जनगणना गृह कहलाता है। कार्यकर्ता वर्कर, जो व्यक्ति किसी आर्थिक गतिविधि में कार्य करता है तथा उत्पादन या आय अर्जित करता है उसे कार्यकर्ता कहते हैं। उसके बाद 5 के बाद 6 में है मुख्य कार्यकर्ता, जो व्यक्ति पिछले 1 वर्ष में कम से कम 6 माह 183 दिन या उससे अधिक आर्थिक गतिविधि में कार्य करता है उसे मुख्य कार्यकर्ता कहते हैं। 6 माह या उससे अधिक 183 दिन या अधिक। सीमांत कार्यकर्ता, जो व्यक्ति 1 वर्ष में 6 माह से कम अवधि तक आर्थिक गतिविधि में कार्य करता है उसे सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं। महत्वपूर्ण 6 माह से कम 183 दिन से कम। आश्रितता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, तो परिभाषा है कार्यशील आयु वर्ग पर आश्रित जनसंख्या 0 से 14 वर्ष एवं 60 वर्ष से अधिक का अनुपात। मत क्या, आर्थिक भार का आकलन करने में उपयोगी, विकास योजनाओं के निर्माण में सहयोगी। आश्रितता अनुपात बराबर 0 से 14 वर्ष प्लस 60 वर्ष से अधिक जनसंख्या बाय 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या गुना 1000। अब देखते हैं प्रवासन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अपने अस्थायी निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रहने लगता है तो उसे प्रवासन कहते हैं। प्रमुख कारण, आखिर प्रवासन होने के प्रमुख कारण क्या क्या है, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, व्यवसाय हो गया, प्राकृतिक आपदा आदि। अनुसूचित जाति, अब है अनुसूचित जाति, SC एवं ST। अनुसूचित जाति किसको बोलेंगे, संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों। उसके बाद अनुसूचित जनजाति ST संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत
अधिसूचित जाति है। उसके बाद है महत्वपूर्ण शब्दावली, अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र, हाउस होल्ड परिवार, सेंसस हाउस जनगणना गिरी, वर्कर कार्यकर्ता, मैन वर्कर 6 माह अधिकार, डिपेंडेंसी रेशियो आश्रितता अनुपात, माइग्रेशन प्रवासन। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? शहरी क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5,000। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। गैर कृषि पुरुष मुख्य कार्यकर्ता 75%, मुख्य कार्यकर्ता 183, सीमोत कार्यकर्ता 183, SC अनुच्छेद 341, ST अनुच्छेद 342। उसके बाद क्यू के रीजन बॉक्स में वही सब है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर से। जय हिंद।